खत जब दस्तावेज की शक्ल ले लें, साहित्य का एक बड़ा हिस्सा बन जाएं, अपने कालखंड को ही नहीं बल्कि महानतम शख्सियतों के बारे में बताने लगे, साथ ही साथ जिन पर भारत और पाकिस्तान की तहजीबी और साहित्यिक दुनिया टिकी हो, जिनकी वानगी सामने आ रही हो और जिनमें यूरोप और फ्रांस भी शामिल हो, भाषाएं और कला भी शामिल हो, सियासत और सियासतदां भी शामिल हों, साथ ही साथ भारतीय उपमहाद्वीप में पनपने वाले, पलने वाले, फैलने वाले, विस्तारित होने वाले न केवल कलाकार बल्कि घटनाएं भी दर्ज हों, तो उन पत्रों का अपना ही एक अलग महत्व है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है सुखन तुम्हारे, दो इनकलाबी दिलों की खत ओ किताबत। एलिस फैज और फैज अहमद फैज की चिट्ठियां हैं। इन दोनों ने एक दूसरे को खत में क्या लिखा और यह खत पुस्तक के रूप में कैसे और कब साया हुआ। हिंदी में इसका अनुवाद जफर इकबाल ने किया है। 1951 की एक सुबह थी जब फैज अहमद फैज साहब के घर पर छापा पड़ा था। उन्हें रावलपिंडी साजिश केस में उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। घर से ले जाते वक्त उन्हें कपड़े बदलने तक की मोहलत नहीं दी गई थी। फैज के परिवार पर यह मुसीबतों का एक आगाज था। उनकी पत्नी एलिस के अलावा उनकी दो लड़कियां मुनीजा और सलीमा लाहौर में तब अकेली रह गई थी। लेकिन मुसीबत के उस दौर का सामना जिस तरह से एलिस और फैज ने किया, वह अपने आप में अप्रतिम है और यह सामना उन्होंने खतों की मार्फत किया। दोनों ने अपने प्रेम को इस हिज्र और फासले में और गहरा किया और मोहब्बत की धार को न केवल दुखी इंसानों के दर्द व गम को समझने में लगा दिया, बल्कि इन खतों को पढ़ने से पता चलता है कि फैज किस तरह के बेपरवाह, आज़ाद और शायराना मिजाज के आदमी थे। साथ ही एलिस किस तरह से जज्बे वाली थी, जिन्होंने फैज की याद के दुख को न केवल झेला बल्कि राज्य से टकरा जाने का जज्बा भी दिखाया। इन खतों को पढ़ने से यह पता चलता है कि अगर यह हादसा फैज अहमद फैज की जिंदगी में गुजरा न होता तो हम उस बागी शायर की इस शख्सियत के दौर से महरूम हो जाते, जिसे कोई सियासत, कोई रियासत कैद करके फना नहीं कर सकती थी। यह पुस्तक दरअसल 13 फरवरी को, जब फैज साहब की यौम पैदाइश यानी उनका जन्मदिन है, तब के लिए प्रस्तुत किया गया है। 1911 में सियालकोट में वह पैदा हुए। 1936 में उन्होंने पंजाब में एक शाखा प्रारंभ की, प्रगतिशील लेखक संघ की। लगातार वे उर्दू मासिक अदब लतीफ़ के संपादक रहे। कुछ समय वे ब्रिटिश आर्मी में भी रहे। 1964 में वे लंदन से वापस आने के बाद कराची में अब्दुल्ला हारून कॉलेज के प्रिंसिपल नियुक्त हुए। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उनमें नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदा नामा, मिजान, दस्त तहे संग,
सरे वादी ये सीना, शामे शहर यारा, मेरे दिल मेरे मुसाफिर, सारे सुखन हमारे, जिसका हमने जिक्र किया। फैज़ समग्र है और लंदन से नुस्खा ये वफ़ा प्रकाशित रही है पाकिस्तान से। उन्हें लेनिन पीस प्राइज़, द पीस प्राइज़ निशाने इम्तियाज़ से नवाजा जा चुका है। एलिस फैज़ 1915 में लंदन में पैदा हुई। पत्रकार, रचनाकार, अध्यापक, मानवाधिकार कार्यकर्ता रही और 1941 में वह फैज़ अहमद फैज़ से मिली थी, जहां उन्होंने शादी कर ली थी। 1941 से पहले मिली होंगी, 1941 में उनकी शादी हो गई थी। पाकिस्तान टाइम्स से जुड़ी थी और उनकी किताब डियर हर्ट टू फैज़ इन प्रिजन 1951 से 55 फैज़ को लिखी गई चिट्ठियों की किताब रही है। जफ़र इकबाल, जिन्होंने इस पुस्तक का अनुवाद किया है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से उन्होंने पीएचडी की उपाधि हासिल की है और वे कोलिका नामक हैंडलूम बनाने के उपक्रम से जुड़े हुए हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश है और उर्दू से लगातार हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं। इस किताब के बारे में फैज़ अहमद फैज़ ने कहा है कि ये पत्र दरअसल कुछ सोच समझ कर नहीं लिखे गए थे, ना लिखते समय इस बात का ख्याल था कि ये किसी दिन किताब की शक्ल में आएंगे। ये बहुत ही निजी किस्म के खत थे और इन पर जो है कोई किसी संजीदा बहस की तलाश करना बेकार है। ये वक्त काटने का, जेल में वक्त काटने का उनका एक जरिया था और इनकी बातें जो है वह लजीज भले ही ना हो, लेकिन तफसील से उन्होंने कुछ बातें रखी थी जो उनको उस समय समझ में आई थी। उनका कहना है कि इसलिए इन खतों पर बात करना या इन्हें छापने के लिए केवल प्रकाशक जिम्मेदार हैं, जिन्होंने जिद करके उनसे लिखवाया। लेकिन खतों को जब हम पढ़ते हैं तो हम समझ पाते हैं कि दरअसल इनमें क्या कुछ शामिल है। जैसे 2 फरवरी 1952 को वो लिखते हैं, एक महीना और बीत गया, मौसम बदला है, धूल से भरी हुई हवा और कुछ वीरान सा मौसम। दोपहर का सूरज परेशान, धूमिल और बेजान सा नजर आता है। इस तरह का मौसम जब हर चीज़ बेजान और उबाऊ मालूम होती है और ऐसा लगता है जैसे हम ख्वाब में चल रहे हैं। वीरान, जज्बाती किस्म का मौसम जो इतना खूबसूरत भी नहीं कि दिल में कोई हलचल पैदा हो। हम अक्सर उन फूलों का जिक्र करते हैं जो अब लाहौर के लॉरेंस गार्डन में खिल रहे होंगे। इसी तरह से 6 जून 1952 को लिखते हैं कि गर्मी की एक लहर गुजर चुकी है और पिछले 3-4 दिन से मौसम काफ़ी खुशगवार है। आजकल रात को चांद निकलता है तब जेल की दीवारें फना हो जाती हैं। मेरे बरामदे के फर्श पर चांदनी की लहरों में रेशमी साए सा लहराते हैं और दरख्तों और हवा की सरसराहट से पहाड़ों में बहते हुए नदियों नालों का नगमा जेहन में आता है। कल रात गए मैं अपने बिस्तर पर बैठा कश्मीर और शिमले की रातें याद कर रहा था और दिल किसी सूरत में यह मानने को राजी नहीं था कि यह जेलखाना है और जवानी के दिन न जाने कब के बीत चुके हैं। इसी तरह वह लिखते हैं एक जगह, ये पत्र की तारीख है 8 फरवरी 1953, कि एक और हफ्ता खत्म होने को है और यहाँ हवा के बोझलपन में और धूप की तेजी में गर्मी के मौसम की तासीर पैदा हो चली है। वहाँ उन्होंने लिखा है कि जेलखाने में आदमी कितना खुदगर्ज हो जाता है। मैं इन लज्जतों का जिक्र किए जा रहा हूँ, हालांकि मुझे मालूम है कि तनहा मेहनत करने वाली औरतों के लिए, हम जैसे तंगहालों के बच्चों के लिए इस मौसम के क्या मानी है और उन लोगों के लिए क्या मानी है जो हमसे भी ज़्यादा तनहा और मोहताज हैं। आप समझ सकते हैं कि फैज़ के ख्यालों में किस तरह से एलिस आ रही थी। 7 जनवरी 1955 को लिखते हैं, कल सुबह जब मैं अपनी सालगिरह के दिन उठा तो मेरा ख्याल था कि यह बेरंग और उदास दिन भी ऐसे ही किसी हंगामे या काबिल जिक्र बात के बगैर गुजर जाएगा, लेकिन यह ख्याल बिल्कुल गलत साबित हुआ। बिस्मिल्लाह यूं हुई कि अभी मैं बिस्तर में ही था
कि इसहाक ने बहुत से गुलाब के फूल लाकर ढेर कर दिए। एलिस लिखती हैं कि अभी मैं तुम्हें एक और खत लिखने लगी हूँ। अभी अभी तुम्हारा एक खत मिला है। घर पहुँचते ही तुम्हारा जो खत मिला वह बहुत दिल से लिखा हुआ है। ऐसा लगता है कि ये तुम्हारा पहला खत हो। एक एक लफ्ज़, एक एक लाइन को बार बार पढ़ा। मेरे पास कहने को बहुत कुछ है। एक आँख वक्त पर टिकी है तो दूसरी जेलर के ऊपर। सीने में एक दिल है जिसमें दर्द है। जो मैं कह रही हूँ उसको समझा पाना इतना आसान नहीं है। इसी तरह से एलिस एक जगह और लिखती हैं, तारीख है 17 मार्च 1953। तुम्हारा प्यारा शहर अब शांत है, मुर्दा शांति से भरा हुआ। जब भी तुम अपने शहर की खबर सुनने के लिए रेडियो चालू करोगे, मुझे भी अपने पास पाओगे। हम दोनों साथ होंगे। मैंने गवर्नर जनरल को पर्सनल अपील लिख भेजी है। बहुत पहले तुम्हारी और मेरी माँ ने भी तार भेजा है। मैं सोचती हूँ तुम बाहर आओगे तो हमें अमीना की अच्छाइयों का कुछ तो बदला चुकाना चाहिए। वो कितनी अच्छी है। ये बेहद निजी खत हैं जिसमें आपसी प्रेम है और फासलों के दौरान जो कुछ भी घट रहा था जेल के भीतर और जेल के बाहर, उसका एक दर्दनाक बयान है। हम फैज़ अहमद फैज़ के साथ साथ एलिस फैज़ की ज़िंदगी को भी इन खतों के मार्फत जान सकते हैं। ये जो दो इनकलाबी दिल थे, उनकी खतों किताबत उर्दू साहित्य की धरोहर तो है ही, हिंदी में अनुवाद के माध्यम से आकर यह हिंदी साहित्य को भी समृद्ध करती है। इसके लिए अनुवादक जफ़र इकबाल और प्रकाशक राजकमल प्रकाशन का बहुत बहुत आभार। 550 रुपये इस पुस्तक का मूल्य है और पृष्ठ संख्या है 400। मैं उम्मीद करता हूँ कि फैज़ अहमद फैज़ की जयंती पर उनके श्रद्धांजलि स्वरूप जो यह कार्यक्रम आप देख रहे हैं वह आपको पसंद आया होगा। साहित्य तक की कोशिश है कि वह अपने कालखंड के जो महान कथाकार, साहित्यकार, सर्जक, कृतिकार, सिनेकर्मी हैं, उनके जीवन को भी याद करें विशेष अवसरों पर। विशेषकर जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पुरखा हैं, जिनकी थाती से हमारा आज बना है। कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना ना भूलें। कल इसी समय मैं ऐसी ही किसी एक कृति के साथ उपस्थित होऊंगा। कार्यक्रम के बारे में राय बताते रहें, साहित्य तक देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें। धन्यवाद।